हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ संग्रह। चलिए आज हम सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करने वाले हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872। ठीक है, ये कहता है, इसका जो हेडिंग है वो ये है कि रिवोकेशन हाउ मेड। रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है, रिवोकेशन कैसे होता है। एक दिमाग में आप क्वेश्चन करिए, मतलब आप दिमाग में रखिए कि क्या एक बार प्रपोजल देने के बाद उसे रिवोक नहीं किया जा सकता, मतलब उसे वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। यही सेक्शन 6 बता रहा है कि बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन वो किस तरीके से लिया जा सकता है उसकी हम बात करेंगे सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 आपको यही बताएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेक्शन 6 क्या कहता है, प्रपोजल किन किन तरीकों से रिवोक किया जा सकता है, रिवोक्ड होता है। प्रत्येक क्लॉज को आसान भाषा में समझेंगे, एग्जाम्पल्स और इम्पोर्टेंट केस भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम करते हैं स्टार्ट। सेक्शन रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है, ये बेयर एक्ट फिर से ले लीजिए आप। बेयर एक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए आप बेयर एक्ट लेकर जरूर बैठें। ए प्रपोजल रिवोक्ड, ए प्रपोजल इज रिवोक्ड। देखो, मतलब ए प्रपोजल किन किन तरीकों से समाप्त हो सकता है या रिवोक्ड होता है। अब हम इसके जो चारों क्लॉजेज हैं, ये 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों क्लॉजेज को एक एक करके समझेंगे। अब पहला क्लॉज हमारा क्या कहता है, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। ओके, नोटिस, ये इम्पोर्टेंट है इसमें, नोटिस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। यदि जिसने प्रपोजल दिया है वह अदर पर्सन को उसकी सूचना दे देता है कि मैं अपना प्रपोजल वापस ले रहा हूँ, तो ये प्रपोजल समाप्त हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इस पहले क्लॉज को समझाती हूँ। देखो, ए ने बी से कहा कि मैं अपनी बाइक को 50,000 रुपये में बेचूंगा, लेकिन एक्सेप्टेंस आने से पहले ए अपना ऑफर वापस ले रहा है, कहता हूँ। अब इसका एक्सेप्टेंस लेटर इस तक नहीं पहुंचा, और ये इसने इससे पहले इसको फ़ोन करके बोल दिया कि मैं जो अपना प्रपोजल है 50,000 रुपये में बाइक को बेचने का, मैं इसको वापस लेता हूँ, यानी कि मैं अब इसको नहीं बेचूंगा। तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या ये जो प्रपोजल है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा या फिर ये आगे बढ़ेगा। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ये प्रपोजल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो नोटिस इसी को हम क्या कहते हैं, रिवोकेशन बाय नोटिस। इसी को हम क्या कहते हैं, रिवोकेशन, रिवोकेशन बाय नोटिस। ठीक है, ये आपका क्लॉज 1 का एग्जाम्पल हो गया। आया होगा समझ में। दूसरा देखो, दूसरा क्लॉज आप देखो इसका, बाय द लैप्स ऑफ द टाइम, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, और इफ नो टाइम इज सो प्रेस्क्राइब्ड, बाय द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम, बाय द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। ठीक है, देखो इतना आपको समझ आया होगा। यदि कोई व्यक्ति ऑफर वापस ना ले लेकिन समय ही समाप्त हो जाए तो क्या होगा, इसका उत्तर ही तो क्लॉज 2 में है। इसका उत्तर ही तो हम क्लॉज 2 में देखेंगे। अब यदि ऑफर में, मतलब प्रपोजल में, ऑफर मतलब प्रपोजल, मैं ऑफर बोलूँ या प्रपोजल बोलूँ एक ही बात है। यदि ऑफर में एक्सेप्टेंस की टाइम लिमिट दी गई है और वह समाप्त हो जाए तो प्रपोजल स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्रपोजल जो है स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा वहीं पे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताती हूँ। क्लॉज 2, क्लॉज 2 किसका, सेक्शन 6 का। ठीक है, क्लॉज 2 क्या कहता है, ए ने कहा बी से
कि यह ऑफ़र शाम को 5 बजे तक 5 PM तक वैलिड। अगर बी ने 5 अगर बी ने अपनी एक्सेप्टेंस 5 बजे तक नहीं दी तो क्या होगा? प्रपोजल स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, प्रपोजल स्वतः समाप्त हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब मान लो इसने 5 बजे का टाइम दिया और इसने 7 बजे अपनी एक्सेप्टेंस डिस्पैच करी, भेजी, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया गया है, एक लिमिट दी गई है, टाइम लिमिट दिया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रपोजल जो है 5 बजे ही समाप्त हो जाता है। अब 1 बजे से 5 बजे के बीच में काफ़ी टाइम होता है, अगर आपको एक्सेप्टेंस भेजनी थी तो 5 बजे से पहले भेज दी होती, तो आपका जो प्रपोजल है ये समाप्त नहीं होता, है ना। तो इनका जो प्रपोजल है ये समाप्त नहीं होता, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, क्योंकि टाइम लिमिट समाप्त हो चुका था। अब मान लीजिए ऑफर में कोई टाइम लिमिट दी ही नहीं गई है, लिखी ही नहीं गई है, तब वेयर एक्ट क्या कहता है? तब कहता है रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर समाप्त माना जाएगा। अब ये रीजनेबल टाइम क्या है? ए ने कहा जब मन हो बता देना। बता देना। देखो नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बताती हूँ, क्लॉज 3। ठीक है, ए ने क्या कहा बी से कि जब आपका मन करे आप बता देना मुझे, मैंने जिस चीज़ का ऑफ़र दिया है उसकी एक्सेप्टेंस जब आप करोगे तो मुझे बता देना। बी ने 6 महीने बाद एक्सेप्टेंस भेजी। अब इतने लंबे समय तक तो कोई भी एक्सेप्टेंस का वेट नहीं करेगा, तो ये उचित नहीं माना गया। ठीक है, इसीलिए ऑफ़र वहाँ समाप्त हो गया। यही रीज़नेबल टाइम है। तो रीज़नेबल टाइम एक होता है किसी भी चीज़ का। अब आप ए ने बी को एक ऑफ़र दिया, अब वो कह दिया कि आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आप मुझे बता देना। और इसने क्या किया, ये एक्सेप्टेंस लेटर इसने 6 महीने बाद भेजा। अब ये 6 महीने तक वेट थोड़ी ना करेगा, वो 1-2 दिन वेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन वेट भी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जो 1-2 दिन का भी वेट नहीं करने को मतलब अलाउ करती हैं। जैसे मान लो टमाटर है, टमाटर आपको सेल करना है, टमाटर सेल करने का इसने बी को ऑफ़र दिया और बी ने क्या किया 4 दिन बाद उसका एक्सेप्टेंस लेटर भेजा, तो वो पॉसिबल नहीं है। या तो आप जैसे मान लो आपको सुबह को इन्फॉर्मेशन मिल गई, प्रपोजल दे दिया गया और आप शाम तक कह दो एक्सेप्टेंस लेटर शाम तक भेज दो, क्योंकि टमाटर तो 4 दिन में बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो वो टाइम लिमिट जो है, रीजनेबल टाइम जो है, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पर। अब अब तीसरी सिचुएशन, अब जो क्लॉज 3 है आपका यही तो कह रहा है। अब क्लॉज 3 के लिए हम बात करते हैं। अब तीसरी सिचुएशन देख लेते हैं कि बेयर एक्ट क्या कहता है। यदि एक्सेप्टेंस से पहले कोई कंडीशन पूरी करनी थी और वह पूरी नहीं हुई, ठीक है, अगर एक्सेप्ट इसने क्या कहा, इसने बोला ए से कि अभी जो मैंने बताया था ये रीजनेबल टाइम वाला, ये तो क्लॉज 2 का ही था, अब ये क्लॉज 3 आ जाता है, यहाँ पे क्लॉज 3 आ जाता है। क्लॉज 3 हम देख लेते हैं। देखो, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट, फेलियर of the acceptor to fulfill a condition precedent to acceptance। अगर कोई कंडीशन रख दी गई है प्रपोजल में और अगर वो कंडीशन पूरी नहीं की गई एक्सेप्टेंस से पहले, तो वो प्रपोजल स्वतः समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए ए ने बी से कहा कि शाम 5 बजे तक अगर तुम मेरे को 10,000 रुपीज़ एडवांस दे दोगे, एडवांस दोगे तो ही मैं तुमको अपनी बाइक बेचूंगा। इसने किया 7 बजे या 9 बजे 9 PM आया और इसने कहा कि लो 10,000 रुपीज़, या फिर ये आया ही नहीं, या तो इसने आफ्टर 5 PM दिए पेमेंट किया, या फिर मान लीजिए ये आया ही नहीं। ठीक है, तो अब वो ये जो प्रपोजल है इसका बाइक बेचने का, वो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये क्लॉज आपका
3 कहता है। ठीक है, क्लियर क्लियर हुआ होगा क्लॉज 3 भी। अब हम देख लेते हैं क्लॉज 4। क्लॉज 4 क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, ये इंपॉर्टेंट है, डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। कब? बिफोर एक्सेप्टेंस। मान लीजिए अब ये क्लॉज 4 क्या कह रहा है। क्लॉज 4 कह रहा है, मान लीजिए ए है और बी है, इसने इसको कोई ऑफर दिया, इसने ए ने मतलब प्रपोजर ने इसको एक ऑफर दिया। ठीक है, और इस ऑफर देने के बाद से इसकी हो जाती है डेथ, या फिर अस्वस्थ माइंड हो जाता है इसका, इंसैनिटी हो जाती है। ठीक है, और इसकी नॉलेज इसको मिल जाती है बिफोर एक्सेप्टेंस, इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले इसको इसके डेथ के बारे में नॉलेज हो जाती है, या इसकी इंसैनिटी के बारे में नॉलेज हो जाती है, तो ये जो ऑफर है समाप्त हो जाएगा वहीं पर। ठीक है, तो ये 4 तरीके इसमें बताए गए हैं, ये 4 तरीके इसमें बताए गए हैं। 4 क्लॉज 4 भी हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंट केस पर। ठीक, एक केस आप इसमें लिख लो, राम्स गेट राम्स गेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टीफोर ठीक है, ये 1866 का केस है। इसके फैक्ट्स सुन लीजिए। इस केस में शेयर खरीदने का ऑफर दिया गया था, लेकिन कई महीनों बाद एक्सेप्टेंस भेजी गई। कोर्ट ने कहा कि इतना लंबा समय जो है वो रीजनेबल टाइम नहीं है। ये जो केस है आपके क्लॉज 2 से रिलेटेड है, तो ये आप क्लॉज 2 में जो केसेस मैं आपको बताती हूँ ना, बेयर एक्ट में आप वहीं की वहीं उसको ऐड कर लो, तो आपको ना बेयर एक्ट आप ही का है ना, कहीं से कोई आपने उधार तो लिया नहीं है, तो भैया आपका बेयर एक्ट आप अपने हिसाब से उसको यूज करो, यहाँ लिख लो। जैसे मान लीजिए ये जो केस है ना, इस केस को, ये केस 2 से रिलेटेड है, सेक्शन सी के क्लॉज 2 से रिलेटेड है, तो इसको यहाँ क्लॉज 2 के सामने यहाँ लिख लेना, इसका नाम, पूरा नाम लिख लेना, राम्स गेट वर्सेस समथिंग समथिंग। ओके, इसी तरीके से हर जगह अपने केसेस को आप वो करते जाओ, नोट करते जाओ, जिससे आपको अलग अलग चीज़ें ना देखनी पड़े, एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाए। तो जिस टाइम आप रिवीजन करते हो ना, तो रिवीजन करते टाइम आपको बहुत आसानी हो जाती है। या फिर आप स्टिकी नोट्स ले लीजिए और उसको यहाँ पर चिपकाइए और उसके ऊपर आप लिख दीजिए क्लॉज 2 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट केस, या फिर इस सेक्शन से रिलेटेड ये केस। तो ये आपको आसानी रहेगी याद करने में भी और रिवीजन करते टाइम भी। रिवीजन करते टाइम इतना टाइम नहीं होता कि हम सामान इधर से उधर चीज़ों को देख देख कर हम लर्न करें। ओके, इतना लंबा समय रीजनेबल टाइम नहीं है, इसलिए ऑफर समाप्त माना गया, यहाँ पे कोर्ट ने ऐसा कह दिया। ठीक है, अब हम एक रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा क्विकली। तो सेक्शन 6 हमें 4 तरीके बताता है जिनसे प्रपोजल रिवोक्ड हो सकता है। नोटिस देकर हो सकता है। कैसे हो सकता है? नोटिस देकर हो सकता है। 4 तरीके बताए हैं ना। पहला नोटिस देकर हो सकता है, नोटिस देकर हो सकता, मैं जल्दी जल्दी बोल बोल के कर देती हूँ, मैं लिखती नहीं हूँ, बोल बोल के बता देती हूँ। दूसरा क्लॉज कहता है टाइम लिमिट या रीजनेबल टाइम समाप्त होने पर प्रपोजल रिवोक्ड हो सकता है। कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी ना होने पर प्रपोजल रिवोक्ड हो सकता है। प्रपोजर की मृत्यु या इंसानिटी की नॉलेज एक्सेप्टेंस से पहले एक्सेप्टर को मिलने पर प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है। समझ आया होगा। आप याद रखना, सेक्शन 5 बताता है कि प्रपोजल या एक्सेप्टेंस कब रिवोक किया जा सकता है।
लेकिन सेक्शन 6 बताता है कि रिवोकेशन किन किन तरीकों से किया जाता है। यही दोनों सेक्शंस मिलकर रिवोकेशन का पूरा कानूनी ढांचा समझाते हैं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अगले सेक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।